वेलकम टू आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 1 अक्टूबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में है। हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज किया गया है विपो के द्वारा। फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसे एनुअली रिलीज किया जाता है, हर साल ये विपो ही रिलीज करता है। इस बार जब इसे रिलीज किया गया तो इसका एम ये था कि कोविड-19 का जो पेंडेमिक हमने फेस किया, जिसका कुछ प्रभाव अभी भी जारी है, उसके बैकग्राउंड में पूरी दुनिया में क्या इनोवेशंस हुए हैं उन्हें इवेल्युएट किया जाए। कोविड-19 पेंडेमिक ने हमारी प्रोडक्टिविटी ग्रोथ को स्लो डाउन कर दिया और इसके लिए हमारे सामने कई तरीके के चैलेंजेस भी आए। तो क्या इनोवेशंस हुए हैं इस रेफरेंस में, उसे ही इवेल्युएट किया गया अंडर दिस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। पैरामीटर्स क्या रहे? तो देखिए, दो तरीके के इंडाइसेस इस्तेमाल किए गए। आप इन्हें ऐसे समझो कि इनोवेशन करने के लिए आपने क्या किया और जो आपने प्रयास किए उसके आउटपुट के तौर पे क्या इनोवेशन हुआ, इसी बेसिस पर इवैल्यूएशन किया जाएगा। तो इनोवेशन के लिए क्या इनपुट डाले गए, इसके 5 इंडेक्सेस हैं और क्या आउटपुट मिला, इसे 2 बेसिस पे इवैल्यूएट किया गया है। तो जो इनपुट सब इंडेक्स हैं, इनके माध्यम से देखा गया कि इकोनॉमी में क्या इंटरवेंशंस किए गए या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई जिससे कि इनोवेशन एक्टिविटीज में बढ़ावा मिले। 5 पिलर्स रहे इसके। एक, इंस्टीट्यूशंस क्या इनोवेशन को बढ़ावा दे रहे हैं या उन्हें एम्पावर किया गया इस रेफरेंस में। ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट सोफिस्टिकेशन। मार्केट सोफिस्टिकेशन का मतलब ये होता है कि आपके मार्केट लिंकेजेस कैसे हैं जो इस प्रकार के इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं। बिजनेस सोफिस्टिकेशन, क्या बिजनेसेस भी इंगेज्ड हैं इस प्रकार के इनोवेशन के एटमॉस्फेयर में। तो ये तो हुआ इनपुट कि क्या आपने ये प्रयास किया कि इनोवेशन हो। दूसरा कि क्या आउटपुट मिला, तो दैट विल बी आउटपुट सब इंडेक्स। इसे 2 पिलर्स में डिवाइड किया गया। पहला, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट। क्या कोई नई नॉलेज हमें मिली इस इनोवेशन के आउटपुट के तौर पे, या हमने कोई नया टेक्नोलॉजी इवॉल्व किया, या फिर कोई क्रिएटिव आउटपुट हमें मिला हो इस रेफरेंस में। तो ये 2 हेड्स हैं जहां पे हम आउटपुट को देखेंगे। सो इनपुट एंड आउटपुट के मॉडल पे फंडामेंटली ये देखा गया कि इनोवेशन कैसा हुआ है। क्या मिली फाइंडिंग? टॉप किया गया इस इंडेक्स को स्विट्जरलैंड के द्वारा और ऐसा 12वें साल लगातार हुआ है। क्या इनोवेट कर रहा है ये स्विट्जरलैंड? पता करना पड़ेगा ना। मतलब 12 साल से लगातार टॉप पे ऐसा क्या इनोवेशन चल रहा है भाई, इधर पता करना पड़ेगा। पता करेंगे तो क्या पता कुछ सीखने को भी मिल जाए। खैर, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की रैंक इस बार रही है 40वीं और ये अच्छी बात है क्योंकि हमने लगातार इंप्रूव किया है। 2015 में हमारी रैंक 81 थी और उसके बाद हम लगातार अप गए हैं और अभी हमने 40th रैंक अटेन कर लिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि हम टॉप 40 में आए। वैसे टॉप 40 जैसा कुछ होता नहीं है। अब ऐसे तो बोलो टॉप 35 में आए, टॉप 32 में आए, टॉप 50 होता है, टॉप 10 होता है, फिर भी ठीक है, सहूलियत के लिए हम टॉप 40 में पहली बार आए हैं। 2021 में इंडिया को 46 पोजीशन दी गई थी। सो लगातार इंप्रूवमेंट इंडिया की ओर से हुआ है इस इंडेक्स में। दैट्स ग्रेट। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है। उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन अप्रूव कर दी है। इसके मुताबिक स्टेट का चौथा टाइगर रिजर्व रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनेगा, जो है चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के। तो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अगर बना दिया जाएगा एक टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व, तो यहां पर कितने टाइगर्स पाए जाते हैं? इसका जवाब है 0। यहां पर कोई टाइगर्स नहीं पाए जाते। अब ये तो अजीब बात हो गई ना कि मतलब टाइगर्स एक भी नहीं पाए जाते और डिक्लेयर कर रहे हैं टाइगर रिजर्व। तो ऐसा क्या है, क्यों कर रहे हैं टाइगर रिजर्व इसको डिक्लेयर? आइए जानते हैं। सबसे पहले तो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 1977 में फाउंड किया गया था और यहां पर कोई भी रेसिडेंट टाइगर नहीं है, लेकिन फिर भी इसे टाइगर रिजर्व इसलिए बना रहे हैं बिकॉज ये है इंपॉर्टेंट कॉरिडोर टाइगर्स के मूवमेंट का। तो अगर आप उसको सिक्योर करोगे तो टाइगर्स एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा पाएंगे। और ये कौन बताता है? ये बताया गया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का जो स्टेटस ऑफ टाइगर्स को प्रेडेटर्स एंड प्रे रिपोर्ट आती है, उसमें उन्होंने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है टाइगर्स के मूवमेंट का, तो इसे तो आपको सिक्योर करना पड़ेगा। एंड दैट इज द रीजन कि रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिस्पाइट हैविंग नो टाइगर्स टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जा रहा है। टाइगर रिजर्व बनने के बाद ये यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व होगा और बुंदेलखंड रीजन का ये पहला टाइगर रिजर्व होगा। बुंदेलखंड रीजन क्या है? देखिए, बुंदेलखंड रीजन एक रीजन है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में एक्सटेंडेड है। तो इसका एक बड़ा हिस्सा देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में आता है और ये हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बताए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश का ललितपुर डिस्ट्रिक्ट, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट,
ये सारे बुंदेलखंड का हिस्सा हैं। तो चित्रकूट में ये टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, तो मतलब ये बुंदेलखंड रीजन में आ ही जाता है। तो लोकेशन मैंने आपको बुंदेलखंड रीजन की बता दी है कि कैसे ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में है, ठीक है। फ्लोरा की बात करें तो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको मिलेगा बंबू का, पलास, खैर, महुआ, धाऊ, साल, तेंदू, ये सब पौधे और पेड़ मिलेंगे। फौना में बात करते हैं तो ब्लैक डक, चिंकारा, सांभर, चीतल, बियर, लेपर्ड, वोल्फ, वाइल्ड डॉग, ब्लू बुल, ये सारे यहाँ मिलेंगे। तो ये बाकी के 3 टाइगर रिजर्व्स हैं उत्तर प्रदेश के। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया ऐसा है जहां पर इंडियन स्वैम्प डियर यानी कि बारहसिंघा की जो कंजर्वेशन है उसके लिए वेल नोन है। सही जवाब है ए, कान्हा नेशनल पार्क। उसमें भी बताया गया है कि ये एक्सक्लूसिवली ग्रामिनोवरस होते हैं। ग्रामिनोवरस का मतलब है कि वो जीव जो सीधा घास खाता है, केवल घास पे ही फीड करता है। तो इसका सही जवाब ए है, कान्हा नेशनल पार्क। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फ्लड्स ऑन मार्स के बारे में है। मार्स पर आई हुई बाढ़। तो क्या मार्स पर कोई फ्लड आ गया है जिसमें बहुत सारे लोग डूबकर मर गए हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉन्टेक्स्ट समझिए। चाइना का जुरोंग रोवर जो मार्स पर 2021 में लैंड करता है, उन्हें अभी हाल फिलहाल में मार्स पर मेजर फ्लड्स के एविडेंसेस मिले हैं जो वहां पर संभवतः बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले आए होंगे। ऐसा हमें तब पता चला जब जुरोंग रोवर ने वहां की अंडरग्राउंड लेयर्स को स्टडी किया। एग्जैक्टली क्या पता चला, आइए ये भी समझ लेते हैं। जुरोंग, ये जो उनके रोवर का नाम है, ये उनके मिथिकल फायर गॉड के नाम पे रखा गया है। ये चाइना का पहला मार्स रोवर है जो चाइना के तियानवेन-1 स्पेसक्राफ्ट ने 2021 में मार्स पे लैंड करवाया। इस मिशन के दौरान जो जुरोंग है वो यूटोपिया प्लेनेटिया जो मार्स का रीजन है, जो बेसिन है, कोलोसल बेसिन है, उसको स्टडी कर रहा है। ये बेसिन नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, मार्स के नदर्न पार्ट में लोकेटेड है। और ऐसा माना जाता है कि इनिशियल स्टेज पर कोई इंपैक्ट, कोई टकराव हुआ होगा जिसके दौरान ये बेसिन वहां पर बना रहा होगा। इसका जो वेट है इनके रोवर का वो 240 किलोग्राम के आसपास का है, जुरोंग रोवर। इस लिहाज से ये नासा के स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी रोवर से भारी है, लेकिन इसका भार नासा के प्रिजर्वेरेंस और क्यूरियोसिटी रोवर की तुलना में 1/4 यानी कि 1/4 ही है। ये रिट्रैक्टेबल सोलर पैनल से पावर गेन करता है, मतलब ये सोलर पैनल्स जब सनरेज आती हैं तो खुल जाते हैं और सनरेज के जाने के बाद अपने आप सिमट जाते हैं। 7 प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट इसमें लगाए गए हैं, जैसे कि कैमरा, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर और वेदर स्टेशन। इसमें जो रडार लगाया गया है इसका 2 बेसिक काम है। एक तो कि क्या मार्स पे कभी लाइफ थी उसे पता करे, और दूसरा कि क्या वहां पर सरफेस के नीचे या सब सरफेस में कोई पानी मिलने की संभावना है क्या। इन 2 चीजों को खोजने की जिम्मेदारी इस रडार के ऊपर है। तो इन्होंने अभी हाल फिलहाल में क्या किया, जुरोंग रोवर स्टडी कर रहा था अपनी लैंडिंग साइट के आसपास, दैट इज यूटोपिया प्लेनेटिया, जो मार्स एक वास्ट प्लेन है मार्स के नदर्न हेमिस्फीयर में, उसे ये लोग स्टडी कर रहे थे। तो रडार पानी खोज रहा था, जमीन के भीतर की लेयर्स को एक्सप्लोर करके कि क्या पानी है क्या जमीन के नीचे। तो 80 मीटर्स नीचे तक उन्होंने एक्सप्लोर किया, पानी तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें जमीन के नीचे एक्सप्लोर करते वक्त हॉरिजॉन्टल लेयर्स मिली। ऐसी लेयर्स, ये हॉरिजॉन्टल लेयर्स उन्हें जमीन के भीतर मिलती हैं। अब हॉरिजॉन्टल लेयर्स जो मिली हैं उनमें कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न है, और जो साइंटिस्ट हैं उन्हें ऐसा लगता है कि ये लेयर्स बहुत समय पहले फ्लड्स के आने की वजह से बनी होंगी। जो काफी नीचे पुरानी गहरी और थिकर लेयर मिली है, जो 30 से 80 मीटर की गहराई पर मिली, नीचे वाली लेयर, यह ऐसा लगता है कि कोई बहुत तेज फ्लड आया होगा लगभग 3 बिलियन साल पहले, उसकी वजह से यह लेयर तैयार हुई होगी। और इसके जो ऊपर वाली लेयर है, यह ऐसा लगता है कि 10 से 30 मीटर की डेप्थ में ये जो पूरी लेयर है, अपर लेयर, ये किसी और फ्लड से 1.6 बिलियन ईयर्स एगो बनी होगी, जब वहां पर ग्लेशियल एक्टिविटी हुई होगी। इससे अंदाजा लग रहा है कि कभी तो मार्स पे पानी था और उसकी वजह से फ्लड्स के ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो वहां पे हमें मिल रहे हैं। अभी संभावना ही है। जो इसके पहले के मार्स पर एक्सप्लोरेशंस हुए हैं, उन्होंने भी ये इंडिकेट किया है कि इस प्लेनेट पर कभी न कभी तो पानी था और मैसिव फ्लड्स भी आया करते थे। तो कुल मिला के ये इशारे हैं कि मार्स पर लाइफ हो सकता है पहले कभी रही हो, या हो सकता है कि हमें कुछ और ट्रेसेस भी मिल जाएं। तो क्या इस प्रकार के जो मिशंस हैं इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं? बिल्कुल पूछे जाते हैं। 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। इसमें पूछा यह गया है कि ये जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्रायो ऑफ स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इंफॉर्मेशन इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट हैज साइड्स 1 किलोमीटर लॉन्ग।
विद लेजर शाइनिंग बिटवीन द क्राफ्ट। ये एक्चुअली में जो एक्सपेरिमेंट है ये किसके बारे में बात कर रहा है? तो इसका सही जवाब था इवॉल्व्ड लीसा। डी वॉज द करेक्ट आंसर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो टेक्सटाइल्स के बारे में है, जिन्हें यूनेस्को के डॉक्यूमेंट में हाल फिलहाल में लिस्ट किया गया है। यूनेस्को ने अभी हाल ही में भारत के 50 एक्सक्लूसिव और आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट्स का जिक्र किया, उनकी एक लिस्ट तैयार की और उसका टाइटल था हैंडमेड फॉर द 21st सेंचुरी सेफगार्डिंग ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल। यूनेस्को का ये जो डॉक्यूमेंट है ये इन सभी टेक्सटाइल की हिस्ट्रीज को भी बयां करता है और बताता है कि इनके पीछे कौन सी कहानियां जुड़ी हुई हैं। ये भी बताते हैं कि किस सीक्रेट या कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के माध्यम से इन्हें बनाया जाता है। कारणों पर भी चर्चा की गई है कि आखिर इनकी पॉपुलैरिटी हाल फिलहाल में कम क्यों हो गई है, और पैरेलल यूनेस्को ये भी बताता है कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज ऑप्ट की जानी चाहिए ताकि हम इन क्राफ्ट्स को जो हैंडमेड हैं टेक्सटाइल्स, इन्हें हम बचा सकें। तो काफ़ी बढ़िया डॉक्यूमेंट है ये। इसमें कुछ टेक्सटाइल्स जिनका जिक्र है उनके नाम मैं लेना चाहूँगा, आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत तो नहीं है। जैसे नॉर्थ से पानीपत में तैयार किए जाने वाले खेस, चंबा रुमाल हिमाचल प्रदेश, थिगमा या फिर वूल टाई और डाई लद्दाख से, अवध जामदानी वाराणसी से। साउथ में जाते हैं तो इलकल और लंबाडी या फिर बंजारा एम्ब्रॉयडरी कर्नाटका से। इसके अलावा सिकालना याकनपीट कलमकारी तंजौर से, टोडा एम्ब्रॉयडरी और सुनगड़ी तमिलनाडु से, हिमरू वीव जो वीव्स होते हैं हैदराबाद से। बाकी स्टेट्स में जाते हैं तो कुंबी वीव्स गोवा से, माशरू वीव्स और पटोला गुजरात से, हिमरू महाराष्ट्र से, गरड कोइरई वेस्ट बंगाल से, बांधा टाई और डाई वीविंग संबलपुर उड़ीसा से। इन सभी लोगों को इस लिस्ट में जगह दी गई है। कुछ बेसिक नाम मैंने आपको बता दिए। तो डॉक्यूमेंट क्यों सिग्निफिकेंट है? यूनेस्को का डॉक्यूमेंट इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इन चैलेंजेस के बारे में चर्चा करता है जिनकी वजह से ये ग्रो नहीं कर पा रहे हैं या कम पॉपुलर हो रहे हैं। फर्दर ये भी बता रहे हैं कि इन्हें कैसे बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारी कल्चरल हेरिटेज को सेफगार्ड करने को लेकर, क्योंकि इस प्रकार की जो इन्वेंट्री है, डॉक्यूमेंटेशन है, ये काफ़ी ज़रूरी होता है। कम भी हैं इस प्रकार की इन्वेंट्री डॉक्यूमेंटेशन, बहुत प्रॉपर लेवल पे साउथ एशिया का मिलता नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो भावनगर सीएनजी टर्मिनल के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में इसका फाउंडेशन स्टोन ले किया है, मतलब इसे बनाया जाएगा गुजरात के भावनगर में। सबसे पहले तो लोकेशन देखिए, ये है गुजरात में ये है गल्फ ऑफ कच्छ और ये है गल्फ ऑफ खंभात। तो गल्फ ऑफ खंभात के मुहाने पर लोकेटेड है भावनगर पोर्ट। भावनगर पोर्ट के दो हिस्से हैं, एक इसका है नदन पार्ट और एक है सदन पार्ट। तो जो नदन पार्ट है इसे अभी हाल ही में सीएनजी टर्मिनल के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। तो ये तो बात हो गई कि सीएनजी टर्मिनल हम बना रहे हैं, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल। अब टर्मिनल होता क्या है पहले ये आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे टर्मिनल्स होते हैं, T1, T2, T3 ऐसे टर्मिनल के नाम दिए जाते हैं। फ्लाइट्स टर्मिनल 1 पे आ रही हैं, टर्मिनल 2 पे आ रही हैं, टर्मिनल 3 पे जा रही हैं। इससे आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। कई बार कुछ टर्मिनल्स को स्पेसिफाई कर दिया, जैसे ये हो गया, मान लीजिए टर्मिनल 1 जो है वहाँ से केवल इंटरनेशनल फ्लाइट जाएगी, टर्मिनल 2 से डोमेस्टिक फ्लाइट जाएगी। तो स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि कौन से टर्मिनल से कौन सी फ्लाइट्स कहाँ पर जा रही हैं। लोगों को सहूलियत हो जाती है और फिर उसके स्पेसिफिक वहाँ पे इंफ्रा भी डेवलप कर दिया जाता है। तो ऐसा जो टर्मिनल होता है वो एयरपोर्ट्स पर भी होता है, रेलवे स्टेशन पर भी होता है और पोर्ट्स पर भी होता है। तो कुल मिला के एक टर्मिनल, एक पोर्ट का वो हिस्सा होता है जहां पर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किया जाता हो या स्पेसिफिक टाइप ऑफ काम किए जाते हों। तो अगर हमने कहा कि हम एक स्पेसिफिक सीएनजी टर्मिनल बना रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उस टर्मिनल पे, मतलब भावनगर पोर्ट के इस हिस्से पर, इस टर्मिनल पे केवल हम सीएनजी को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे। ये बड़ी बढ़िया बात हो गई कि सीएनजी के लिए हमने एक स्पेसिफिक टर्मिनल बना दिया। तो सीएनजी 50% से ज्यादा हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, तो जो भी इंपोर्ट सीएनजी का होगा वो इसी टर्मिनल से होगा। तो इससे फायदा ये होगा कि उसको लेकर जो बेसिक इंफ्रा है वो उस टर्मिनल पे रिक्वायर्ड होगा, जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो तेज हो जाएगा। तो सीएनजी का जो इंपोर्ट है उस टर्मिनल से काफी आसान हो जाएगा। ऐसा करने वाला इंडिया दुनिया का पहला देश है जिसके पास स्पेसिफिक टर्मिनल है सीएनजी के लिए। इसकी बातचीत देखिए 2019 के जनवरी में की गई थी, जब वाइब्रेंट गुजरात समिट हुआ था। तो 3 जो कंपनीज हैं जो अलग अलग देशों से इन्वॉल्व हैं, उन्होंने गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया। उन्होंने कहा कि हम एक सीएनजी टर्मिनल बना देंगे आपके भावनगर पोर्ट के पास में ही। इसे बनाया जाएगा बूट मेथड पे, यानी कि बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर बनाएंगे वो लोग, उसे ओन करेंगे, ऑपरेट करेंगे, मतलब उससे अपना खर्चा निकालेंगे, थोड़ा बहुत फायदा भी कमाएंगे और फिर ये हमें ट्रांसफर कर देंगे। तो ये पूरा मॉडल रहेगा।
भावनगर पोर्ट को ही यहां पर क्यों चुना गया, ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। देखिए, जो भावनगर पोर्ट है ये धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन से काफी नजदीक है और वहां पर कई सारी कंपनीज हैं जिनको सीएनजी की जरूरत होती है। तो यहां पर अगर टर्मिनल है तो सप्लाई काफी आसानी से वहां पर हो जाएगी। फर्दर जो नदन हिंटरलैंड, नदन जो एरिया है वहां पर रेलवे लाइन की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। तो इस पोर्ट पर अगर सीएनजी आता है तो उसे बाकी भारत के हिस्से में स्प्रेड करना आसान होगा। यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर ही एक सीएनजी पाइपलाइन भी है जो देश के अलग अलग हिस्सों में जाती है। तो भावनगर में अगर यहाँ पर सीएनजी आ रहा है तो फिर वो बाकी भारत के हिस्सों में आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। तो ये कई सारे कारण हैं कि भावनगर को इस सीएनजी टर्मिनल के लिए चुना गया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्मॉल सेविंग स्कीम में जो ब्याज दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है, उसे बढ़ा दिया है। वो कुछ स्कीम्स में 0.1% बढ़ाया गया है, कुछ में 0.3% बढ़ाया गया है। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया गया, बट बढ़ाया गया है तो अच्छी बात है। 5 स्मॉल सेविंग स्कीम या इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ये बढ़ोतरी की गई है, जिसमें शामिल है किसान विकास पत्र, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और टाइम डिपॉजिट जो 2 या 3 साल के लिए है। अब देखिए, स्मॉल सेविंग स्कीम क्या होती है। स्मॉल सेविंग स्कीम वो स्कीम्स होती हैं जिसमें आप बहुत छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इन स्कीम्स को रेगुलेट करती है, मैनेज करती है और लोगों से कहती है, आम लोगों से कहती है कि आप इसमें पैसा डालिए। आप इसमें महीने में 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट करते रहते हो, बाद में वो आपको इकट्ठा मिल जाता है। तो जो आम व्यक्ति है उसके लिए काफी अच्छा होता है कि वो स्मॉल सेविंग स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट करे। इसके कई और भी फायदे होते हैं। तो स्मॉल सेविंग स्कीम जो है वो सबसे पहले तो, अब देखिए, अगर आपको कोई एग्जांपल ना समझ में आ रहा तो किसान विकास पत्र आपके सामने है। सुकन्या समृद्धि योजना जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, जिसमें सीनियर सिटीजन अपना पैसा डालते रहते हैं। तो ये ऐसी स्कीम्स है जिसमें जो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें फायदे होते हैं। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है। लोगों को इंकरेज किया जाता है कि आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। सबके लिए अलग अलग टाइप ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो लॉन्च करके रखती है। इसका फायदा ये होता है कि जो नॉर्मल बैंक होते हैं उनके सेविंग अकाउंट की तुलना में यहां पर ज्यादा ब्याज मिलता है और सॉवरेन गारंटी होती है, आपका पैसा डूबेगा नहीं। प्लस अगर आपने स्मॉल सेविंग स्कीम में अपना पैसा डाला हुआ है तो टैक्स में भी सरकार आपको बेनिफिट्स दे देती है। तो ये कई सारे फायदे होते हैं। अब सरकार को क्या फायदा है, वो ऐसा क्यों करती है। देखिए, जो लोग पैसा देते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम में, सरकार उसे नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में डाल देती है। सरकार चूंकि खर्चा ज्यादा करती है, इनकम कम आती है, तो जो सरकार का फिस्कल डेफिसिट होता है उसे भी फुलफिल करने के लिए सरकार स्मॉल सेविंग स्कीम में आए इन पैसों का इस्तेमाल कर लेती है। तो सरकार को भी फायदा हो जाता है। अब इन्हें क्लासिफाई किया जाता है अलग अलग हेड्स में, जैसे कि पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। ये सब टाइप्स है स्मॉल सेविंग स्कीम के, जिसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट जिसमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, टाइम डिपॉजिट जो 1, 2, 3 या 5 साल के लिए मैच्योरिटी पीरियड में होते हैं, वो सब स्मॉल सेविंग स्कीम में आते हैं। सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें जो भी पैसा आपको मिलता है ना, जैसे 1 साल बीत गया तो 1 साल में आपको 100 रुपए ब्याज मिला, तो वो 100 रुपए आपके इसमें ऐड कर दिया जाएगा और अगले साल आपको उस पर भी ब्याज मिलेगा। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये बड़ा मजेदार फंक्शन है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का। इसके अलावा देखिए, किसान विकास पत्र, ये सभी के लिए ओपन होता है। इसमें आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करोगे वो डबल हो जाएगा। वो वाला है क्या, ये जो 21 दिन में पैसा डबल? नहीं, 21 दिन में पैसा डबल नहीं होता, इसलिए फ्रॉड नहीं है, ये सही है। क्योंकि इसमें जो आपका पैसा डबल होता है वो 124 महीनों में होता है। ये 10.25 साल होते हैं इन जनरल। आप देखो तो 10.25 साल नहीं, 10.33 ईयर्स होते हैं। अगर आप 124 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करोगे तो काफ़ी टाइम लगता है, 10 साल लग जाते हैं पैसे डबल होने में। 21 दिन में कोई पैसा डबल करेगा तो फ्रॉड ही होगा। इसमें 6.9% का इस तरीके से आप देखो तो आपको ब्याज मिलता है एनुअली, तो मतलब काफ़ी अच्छा खासा ब्याज है। प्लस सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती है, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसमें लोग रिटायरमेंट सेविंग स्कीम होती है, अपने पैसा इन्वेस्ट करते रहिए, रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलेगी। सुकन्या समृद्धि स्कीम 2015 में लॉन्च किया गया, एक्सक्लूसिवली गर्ल चाइल्ड के लिए है जिनकी उम्र 10 साल से कम हो, 7.6% पर एनम का ब्याज मिलता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो 60 साल से अधिक उम्र के हैं वो पैसा लगा सकते हैं। तो ये सारी स्मॉल सेविंग स्कीम है जिसमें पैसा इन्वेस्ट करके ब्याज लिया जा सकता है और इसके कई सारे फायदे होते हैं। रिवीजन कर लेते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, गलत है। वीपो का इनिशिएटिव है। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में है, शुद्ध रूप से गलत है, उत्तर प्रदेश में है। जुडोंग रोवर चाइना का पहला मार्स रोवर है, 2021 में गया, ये सही है। स्मॉल सेविंग स्कीम, ये सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको आरबीआई मैनेज करती है, गलत है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही मैनेज करती है। तो हमारा आज का जो सेशन है वो यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे जाइए, जहाँ पर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पहुँच सकते हैं। जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड करिए और रिवीजन करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।